गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के तीन भाग थे, प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क पश्च, ग्रहण मस्तिष्क। उसके बाद में अग्र मस्तिष्क पश्च के तीन भाग थे, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और दूसरा भाग इसका मध्य मस्तिष्क। इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद में जो हमारा जो नेक्स्ट आएगा, हमने अग्र मस्तिष्क पढ़ लिया, मध्य मस्तिष्क पढ़ लिया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पश्चिम मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको मैं मिटा देता हूं। देखो, पश्चिम जो मस्तिष्क होता है, ये पश्चिम मस्तिष्क के तीन भागों से मिलकर बना होता है। तीन भाग कौन कौन से? अनुमस्तिष्क है, पोन्स होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा है। तो पहला अपन पढ़ेंगे अनुमस्तिष्क। देखो, जो अनुमस्तिष्क होता है, ये स्तनधारियों का, अनुमस्तिष्क होता है जो स्तनधारियों का सबसे बड़ा दूसरा भाग है। यह स्तनधारियों का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। देखो, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो वह प्रमस्तिष्क, और यहां पर मैंने क्या लिखा है? स्तनधारियों का दूसरा सबसे बड़ा भाग। तो दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा? अनुमस्तिष्क। और प्रारंभिक कौन होगा सबसे इससे बड़ा? तो पहला होगा प्रमस्तिष्क, और दूसरा पूछा है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? अनुमस्तिष्क। यानी कि यह स्तनधारियों का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इसका जो बाह्य भाग होता है, बाह्य भाग होता है, वो दूसर द्रव्य का बना होता है। दूसर द्रव्य का क्या होता है? बना होता है, जिससे अपन क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क से बलकुट कहते हैं। क्या कहेंगे? अनुमस्तिष्क से बलकुट कहेंगे। ठीक है, तो ये बाह्य जो भाग होता है दूसर द्रव्यों का बना होता है, जिससे अपन क्या कहेंगे? जिससे अपन कहेंगे अनुमस्तिष्क बलकुटे कहते हैं। और इस अनुमस्तिष्क में तीन पिंड पाए जाते हैं। कितने पिंड पाए जाते हैं? तीन पाए जाते हैं, जिनमें मध्य का जो पिंड होता है, बीच वाला पिंड, वो क्या कहलाता है? वर्मिस कहलाता है। क्या कहलाता है? बीच वाला जो पिंड होता है वो वर्मिस कहलाता है, जो सवेत द्रव्य का बना होता है। और किसका बना होगा? ये बना होगा सवेत द्रव्य का बना होता है। ठीक है, ये अनुमस्तिष्क रहेगा, ये रहा पूरा, ये अनुमस्तिष्क है। स्तनधारियों का दूसरा सबसे बड़ा होता है, और इसका जो बाहरी भाग होता है ये दूसरा द्रव्य का बना होता है, जिसे अनुमस्तिष्क बलकुट कहेंगे। और इस अनुमस्तिष्क में तीन पिंड पाए जाएंगे, जिसमें जो बीच वाला पिंड होगा वो क्या कहलाएगा? वर्मिस कहलाएगा। किसका बना होगा? सवेत द्रव्य का बना होगा। चलो अपन कार्य की बात करते हैं कि ये जो अनुमस्तिष्क होता है ये कार्य क्या करता है? तो ये कंकाली पेशियों पर नियंत्रण करता है। कंकाली पेशियों यानी कि अपन कह सकते हैं ऐच्छिक पेशियों पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। जैसे चलना, दौड़ना, उठना और बैठ।
तो पहला कार्य ये हो गया कि ये हमारी कंकाली पेशी यानी कि ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है, जैसे चलना, दौड़ना आदि। पहला पॉइंट तो इसका हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये जो अनुमस्तिष्क होता है हमारे शरीर को संतुलन और साम्य अवस्था में बनाए रखने का कार्य करता है। तो मैंने यहां पर आपको दो कार्य बताए अनुमस्तिष्क के। कंकाली पेशियां यानी कि जो अस्थियों से जुड़ी हो, जिन पर हम अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार नियंत्रण कर सकते हैं, चलना, दौड़ना, बैठना, इन पर जो नियंत्रण करेगा हमारे मस्तिष्क का कौन सा अंग करेगा, अनुमस्तिष्क करेगा। हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखने का कार्य भी कौन करता है, अनुमस्तिष्क। जैसे अपन उदाहरण देखते हुए बात करते हैं, जब कोई भी व्यक्ति अधिक मात्रा में शराब का क्या कर लेता है, सेवन कर लेता है। जब कोई भी व्यक्ति अधिक मात्रा में किसका सेवन करता है, शराब का सेवन करता है, तो सबसे ज्यादा मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क का सबसे ज्यादा भाग होता है वो कौन सा प्रभावित होता है, अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है। और जब मनुष्य के मस्तिष्क का ये भाग प्रभावित होगा तो मनुष्य अपने शरीर पर क्या नहीं बना पाएगा, संतुलन नहीं बना पाएगा। वो लड़खड़ाता हुआ यानी कि लड़काता हुआ, इधर उधर उड़ता हुआ चलने लगेगा। ठीक है, तो शरीर पर संतुलन बनाए रखने का जो कार्य करेगा वो कार्य कौन करेगा, अनुमस्तिष्क। और जैसे कोई भी व्यक्ति जब शराब का सेवन करता है तो उसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है, कौन सा, अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है। तो वो व्यक्ति अपने शरीर का क्या नहीं बना पाता है, संतुलन नहीं बना पाता है और लड़खड़ाते हुए चलने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनुमस्तिष्क से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा तो चलने में भी क्या आएगी, समस्या आएगी। ये अपना अनुमस्तिष्क हो गया। दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है वो पॉन्स होता है। ये क्या काम करता है, मस्तिष्क के अन्य भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, पॉन्स क्या काम करेगा, मस्तिष्क के जितने भी भाग होते हैं उन सभी भागों को आपस में जोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। ये कहां पर पाया जाएगा, देखो अगर बात करें ये पॉन्स कहां पर पाया जाएगा, मैंने एक पढ़ाया था प्रमस्तिष्क व्रंथ, इसके तो पाया जाएगा ऊपर, और मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा प्रमस्तिष्क व्रंथ के तो नीचे और इसके ऊपर स्थित होता है। ठीक है, पॉन्स मस्तिष्क के अन्य भागों को आपस में जोड़ने का क्या करेगा, कार्य करेगा। कहां पर पाया जाएगा, प्रमस्तिष्क व्रंथ के नीचे और मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर क्या होगा, स्थित होगा। क्या स्थित होगा, पॉन्स स्थित होगा। कार्य देखें, इसमें संवर्तन के नियमन कार्य अगर अपन बात करें, नंबर 1 इंपोर्टेंट है ये। इसमें संवर्तन के लिए, संवर्तन जानते हैं इसको, सामान्य रूप से इसको अपन सांस लेना भी कहते हैं। इसमें संवर्तन के लिए, इसमें संवर्तन के नियमन के लिए
नियमन के लिए स्वसानुचलन केंद्रक पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा भी गया है, स्वसानुचलन केंद्र कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कहां पर पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे पोन्स में। ये किसमें पूछा गया है, ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है कि मनुष्य में स्वसानुचलन केंद्र कहां पाए जाते हैं, मस्तिष्क के कौन से भाग में पाए जाते हैं, पोन्स। संवर्तन का मतलब होता है सांस लेना, तो सांस लेने के नियमन में स्वसानुचलन जो केंद्र पाए जाते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, पोन्स में। और ये क्या काम करते हैं, ये श्वसन की क्रिया का नियंत्रण करते हैं। श्वसन की क्रिया का ये क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। चलो दूसरा अपन कार्य देखें, ये चबाने, जैसे भोजन चबाते हैं, लार श्रावण, नेत्रों की गति, इन पर भी कंट्रोल करने का ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो हो गया, दो कार्य बताइए। श्वसानुचलन केंद्र पोन्स में पाए जाते हैं, श्वसन की क्रिया का नियंत्रण करते हैं, भोजन को चबाना, लार का श्रावण, नेत्र की गतियों पर नियंत्रण कौन करेगा, पोन्स करता है। चलो अपन अगला देखते हैं। अगला जो तीसरा पॉइंट हमारा बचा, वो तीसरा जो पॉइंट कौन सा बचा, मेडुला ऑब्लिगेटा। तीसरा जो पॉइंट कौन सा बचा, ये मेडुला ऑब्लिगेटा। देखो इसकी अगर आकृति देखिए, मेडुला ऑब्लिगेटा की आकृति, तो इसकी आकृति होती है त्रिभुजाकार। कैसी होती है, त्रिभुजाकार आकृति। देखो मेडुला ऑब्लिगेटा आपको दिख गया, ये रहा, ये है मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है। इसकी जो आकृति होगी वो कैसी होगी, त्रिभुजाकार। कहां पाया जाएगा, ये पोन्स और मेरु रज्जु के बीच में। देखो मेडुला ऑब्लिगेटा खोपड़ी के महारंध्र से निकलने के पश्चात ही मेडुला ऑब्लिगेटा ही क्या कहलाएगा, मेरु रज्जु कहलाता है, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लिगेटा की जो आकृति होगी, तो मेडुला ऑब्लिगेटा की जो आकृति कैसी होगी, त्रिभुजाकार होगी। कहां पाया जाएगा, पोन्स और यहां पर फिर क्या हो जाएगा, मेरु रज्जु के बीच में पाया जाएगा। क्योंकि मेडुला ऑब्लिगेटा जैसे खोपड़ी से बाहर निकलता है क्या कहलाता है, मेरु रज्जु कहलाता है। और ये जो मेडुला ऑब्लिगेटा है, ये पश्च मस्तिष्क का, कौन से मस्तिष्क का, पश्च मस्तिष्क का कौन सा भाग है, पश्च मस्तिष्क का कौन सा भाग है, ये पश्च मस्तिष्क का कौन सा भाग है, ये अंतिम भाग होता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये जो मेडुला ऑब्लिगेटा है हमारे शरीर में पाई जाने वाली अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लिगेटा की जो आकृति होगी वो कैसी होगी, त्रिभुजाकार होगी, पोन्स और मेरु रज्जु के बीच में पाया जाएगा। ये पश्च मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है, इसमें जो गुहा पाई जाएगी उसे मेटासील कहते हैं। और ये क्या काम करेगा, ये शरीर में जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं पाई जाती हैं उन सभी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का क्या करता है, कार्य करता है। जैसे अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी होंगी, जैसे रक्तदाब है,
जो भोजन में होने वाली क्रमाकुंचन गतियां हैं, नेत्रों की गतियां हैं, ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, इन पर अपना कोई नियंत्रण नहीं होता। इन पर नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। तो ये हमारा जो मस्तिष्क वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद में जो हमारा टॉपिक होगा वो है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। देखो मेरुरज्जु क्या है? खोपड़ी के महारंध्रों से, लिख सकते हैं अपन, खोपड़ी के महारंध्रों से मेडुला ऑब्लांगेटा, खोपड़ी के महारंध्रों से मेडुला ऑब्लांगेटा बाहर निकलने पर मेरुरज्जु कहलाता है। ठीक है, तो ये कौन सा था? मेडुला ऑब्लांगेटा। खोपड़ी से बाहर निकल गया, और ये खोपड़ी से बाहर निकलने के पश्चात ये क्या कहलाया? मेरुरज्जु। तो मैंने इससे पहले बताया था कि जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, यदि वो खोपड़ी से बाहर निकल जाता है तो फिर वो क्या कहलाता है? मेरुरज्जु। ये मेरुरज्जु कहां पाया जाएगा? कशेरुकदंड की तंत्रिका नाल में सुरक्षित होता है। तो आपने 10th क्लास में भी क्वेश्चन पढ़ा होगा, मेरुरज्जु कहां पाया जाता है, मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन करता है? तो मैंने यहां पर क्या लिखा? मेरुरज्जु कशेरुकदंड की यानी कि रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका नाल में क्या होता है? सुरक्षित होता है। ठीक है, यानी कि मेरुरज्जु कहां पर पाया जाएगा? रीढ़ की हड्डी में पाया जाएगा। और मेरुरज्जु की रक्षा कौन करेगा? कशेरुकदंड करता है। ठीक है, ये जो मेरुरज्जु है ये गिरवा भाग से प्रारंभ होकर, देखो गिरवा, बक्सीय, कटी, त्रिक और कॉन्सेप्ट पुच्छ, ये भाग है। पांचों गई, 1, 2, 3, 4 और 5, गिरवा, बक्सीय, कटी, त्रिक और पुच्छ। तो ये जो मेरुरज्जु है इस गिरवा भाग से प्रारंभ होकर और इस अंतिम भाग को पुच्छ तक पहुंचते पहुंचते मेरुरज्जु की जो संरचना है, मेरुरज्जु की जो संरचना है वो कैसी हो जाती है? वो धागे नुमा हो जाती है। और इसकी अगर लंबाई देखें तो इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी सेंटीमीटर होती है? इसकी लंबाई होगी 45 सेंटीमीटर। और इसकी वृद्धि की बात करें तो इसकी जो वृद्धि होती है 4-5 वर्षों के बाद क्या हो जाती है? 4-5 वर्षों के बाद इसकी जो वृद्धि होती है रुक जाती है। ठीक है, तो मेरुरज्जु यानी कि जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, खोपड़ी के मालांतर से जैसे बाहर निकलेगा पीछे से तो मेरुरज्जु कहलाएगा। मेरुरज्जु किसमें सुरक्षित होता है? रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका नाल में। अब मेरुरज्जु इस गिरवा भाग से और पुच्छ भाग तक पहुंचते इस गिरवा भाग से और पुच्छ भाग तक पहुंचते मेरुरज्जु की संरचना कैसी हो जाती है? धागे नुमा हो जाती है। और इसकी लंबाई, इस धागे नुमा संरचना को मेरुरज्जु कहेंगे। इसकी जो लंबाई होगी वो कितने सेंटीमीटर होगी? 45 सेंटीमीटर होगी। और मेरुरज्जु की जो वृद्धि होती है कितने वर्षों के बाद रुक जाती है? 4 से 5 वर्षों के बाद में क्या हो जाती है? रुक जाती है। जब इस मेरुरज्जु के चारों ओर
मेरुरज्जु के चारों ओर बाहर से अंदर की तरफ 3 झिल्लियां पाई जाती है। मेरुरज्जु के चारों ओर बाहर से अंदर की तरफ कितनी झिल्लियां पाई जाती हैं? 3 झिल्लियां। कौन कौन सी हैं? एक होगी ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। यही तीनों झिल्ली किसमें आई थी? यही तीनों झिल्ली किसमें आई थी? मस्तिष्क में आई थी। ठीक है, तो मेरुरज्जु में बाहर से अंदर की तरफ 3 झिल्लियां पाई जाती हैं, ड्यूरामेटर, ठीक है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। ये सबसे बाहरी झिल्ली है, ये मध्य वाली झिल्ली है और ये कौन सी है? आंतरिक झिल्ली। अब देखो मेरु जो रज्जु होता है, इस मेरुरज्जु की अनुप्रस्थ काट में दूसरा द्रव्य भरा होता है। ठीक है, मेरुरज्जु की अनुप्रस्थ काट में दूसरा द्रव्य भरा होता है। जो दूसरा द्रव्य भरा होगा ये कैसा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा तितली के आकार का। क्या होता है? ये तितली के आकार का दिखाई देता है। ये पृष्ठ सतह पर 2 पृष्ठ। ठीक है, तो मेरुरज्जु की अनुप्रस्थ काट में दूसरा द्रव्य भरा होता है और ये दूसरा द्रव्य कैसा दिखाई देगा? तितली के आकार का दिखाई देगा। इसके पृष्ठभाग और अंदर भाग पर अगर इसकी बात करें तो इसके पृष्ठभाग पर और अंदर भाग क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? 2 श्रृंग पाए जाते हैं। और पृष्ठ और इसके अंदर भाग पर ही 2 खांचे पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? 2 खांचे पाई जाती है, जिससे अपन क्या कहेंगे? पृष्ठ फीसर और अधर फीसर। जिससे अपन कहेंगे पृष्ठ फीसर और अधर फीसर कहते हैं। ठीक है, तो मेरुरज्जु की अनुप्रस्थ काट में दूसरा द्रव्य भरा होगा जो तितली के आकार का दिखाई देगा और इसके पृष्ठ पर दो पृष्ठ पर और 2 अधर सतह पर श्रृंग पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि 2 पृष्ठ पर और 2 अधर पर श्रृंग पाए जाते हैं। इसी तरह अपन बात करें तो मेरुरज्जु के पृष्ठ और अधर सतह पर, पृष्ठ और अधर सतह पर 2 खांचे पाई जाती है, जिसे पृष्ठ फीसर और क्या कहेंगे? अधर फीसर कहते हैं। अब इसके बाद में अपन मेरुरज्जु के कार्य देखें। अगला पॉइंट, मेरुरज्जु के कार्य। मेरुरज्जु के कार्य में देखें, नंबर इसका एक कार्य हो जाएगा मस्तिष्क में आने वाली और जाने वाली, मस्तिष्क में आने वाली और जाने वाली प्रेरणाओं को मार्ग प्रदान करता है। प्रेरणाएं एक्चुअली अपन इससे क्या कहते हैं? सूचनाओं। ठीक है, पहला इसका कार्य हो गया ये मस्तिष्क में आने वाली और जाने वाली
प्रेरणाओं को मार्ग प्रदान करता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट कार्य ये हो गया, यह है प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। देखो एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, हमारे शरीर में अचानक होने वाली जो घटनाएं होती हैं, उन अचानक होने वाली घटनाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और प्रतिवर्ती क्रियाओं पर जो नियंत्रण है वो कौन रखेगा? कौन रखेगा? मेरुरज्जु। तीसरा, ये मस्तिष्क के सभी कार्यों में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने लिखवाए। नंबर 1 कार्य क्या? मस्तिष्क में आने वाली और जाने वाली जो सूचनाएं होती है उनको क्या प्रदान करेगा? मार्ग। दूसरा पॉइंट, प्रतिवर्ती जो अचानक क्रियाएं होती है उन पर नियंत्रण रखने का कार्य करेगा। और मस्तिष्क के सभी कार्यों में सहायता क्या करता है? प्रदान करता है। यहां पर ये मेरुरज्जु क्या हुआ? समाप्त हुआ।